नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन के बिहार डिजिटल पर आपका स्वागत है। बिहार में अब सरकार बनने जा रही है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रुझानों में तो ये तय हो गया है कि एनडीए जो है वो सरकार बना रही है। नतीजे धीरे धीरे उसी रुझान के नतीजे जो है सीट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि सरकार बिहार में बन गई और एक बार फिर से टाइगर इज़ बैक। नीतीश कुमार एक बार फिर से टाइगर बनकर वापस आ गए हैं। और आप देखें तो यह चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए, खासकर अगर मैं कहूँ तो जेडीयू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पिछले चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी और इस बार डबल यानी डबल फायदा हुआ, उसको बम्पर फायदा जिसको बोलते हैं। बीजेपी पहले भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी बिहार चुनाव में 2020 में। इस बार वो लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, यह इसकी एक उपलब्धि है। लेकिन इससे इतर यह चुनाव जो है वो जेडीयू के लिए रामबाण साबित हुआ है। नीतीश कुमार को एक तरह से संजीवनी मिली है। संजीवनी इसलिए क्योंकि नीतीश को लेकर एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा था कि नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सफल मुख्यमंत्री नहीं है। यह एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लेकिन इस नैरेटिव को इस चुनाव ने खारिज कर दिया। खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि जो पार्टी 43 सीट पे सिमट गई थी, जिस पार्टी का चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री था बिहार का, वो पार्टी 43 सीटों पे जब सिमटी तो लोगों ने कहा कि यह एंटी इनकम्बेंसी है और लिहाजा पार्टी जो है पार्टी एकाएक 100 से नीचे 43 सीट पे आ गई। ये बात उस समय माना भी गया कि हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो, नीतीश को इसका नुकसान हुआ और उस समय बीजेपी बड़े भाई के रूप में उभर के आई। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया, बिहार की बागडोर सौंपी। यहाँ भी एक रणनीति थी। बीजेपी ये जानती थी कि नीतीश से इतर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आप बिहार में प्रेजेंट कर सकें। लिहाजा बीजेपी ने बड़े भाई का किरदार निभाया, बड़ा दिल दिखाया और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश भी जानते थे कि पूरे 243 सीट पर अगर उनकी पार्टी खड़ी होती है तो शायद कई सीटों पर उनकी पार्टी के नेताओं की जमानत भी जब्त हो जाए। तो नीतीश के लिए जिस तरह से बीजेपी रामबाण साबित हुई है इस चुनाव में, उसके कई मायने भी निकल के सामने आ रहे हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यह साबित हो गया कि 20 साल तक शासन करने के बाद भी नीतीश के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। दूसरा, घुसपैठ का मुद्दा जो इतना बड़ा मुद्दा था, वो बीजेपी जेडीयू दोनों के लिए रामबाण साबित हुआ और यह एक नया नैरेटिव सेट हुआ कि अगर आप घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हैं, घुसपैठ के मुद्दे को पुरजोर तरीके से आप उस पर अमल करते हैं, तो जनता आपको प्यार करेगी, जनता आपको जिताएगी और जनता आपको सत्ता के गद्दी पर बैठाएगी। ये तय हो गया इस चुनाव के बाद। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर आप विकास करते हैं, अगर आप लोगों के मन में, लोग आपके प्रति लोगों के मन में वैसी भावना है कि आप सेवा करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। यह फॉर्मूला नया सेट हो गया इसमें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार की उन महिलाओं की मैं बात करूँगा जिनको ये कहा जा रहा है कि महिलाओं ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अपना भरोसा दिखाया। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि बिहार की महिलाएँ, जो खासकर बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका यह मंतव्य है, उनका ये कहना है कि हमारा अपना बेटा हमें 5 रुपया नहीं देता है, लेकिन नीतीश और मोदी दो मेरे बेटे हैं और दोनों मेरा खर्चा दे रहे हैं, मुझे मेरे बुरे वक्त में खड़े हो रहे हैं। तो यह जो नैरेटिव था, यह नैरेटिव, यह सेंटिमेंट, इस सेंटिमेंट ने महागठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और आप देख लीजिए, जिस तेजस्वी को यह कहा जाता था कि पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं, सर्वे ये बता रहे थे पसंदीदा मुख्यमंत्री है, उस महागठबंधन की स्थिति ये है कि वो 30 सीटें भी लेने में उसको मुश्किलें आ रही हैं। तो आप सोचिए कि यह एक नैरेटिव कैसा सेट किया गया और इस नैरेटिव का रिजल्ट क्या आया। हम अपने चैनल पर लगातार ये विश्लेषण में कह रहे थे कि 2014 की तरफ बिहार चुनाव में भी इस बार लहर है। वाकई ये लहर है। अगर इसे जिस तरह से अगर एनडीए अगर 200 के पार जाती है
तो अगर इसे हम सुनामी कहते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज इस चुनाव के बाद से अगला चुनाव बंगाल का है, साउथ में चुनाव है, यह एक नैरेटिव सेट हो गया कि अगर आप घुसपैठ जैसे मुद्दे जिससे का सीधा ताल्लुकात आपसे है, जिसका सीधा संबंध आपसे, अगर इस मुद्दे को कोई भी पार्टी पुरजोर तरीके से उठाती है, उसको लेकर एग्रेसिव है, तो जनता का प्यार मिलना तय है। जनता उसको सत्ता पे बैठाएगी, यह भी निश्चित हो गया, यह सुनिश्चित हो गया बिहार के इस चुनाव से। अब जरा एक बार उन सीटों पे भी चर्चा कर ले जिन सीटों को लेकर काफ़ी गहमा गहमी रही। और लास्ट में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की, जिनको ये माना जाता था कि इस चुनाव में वो तड़का उन्होंने लगाया और वो तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। किसके लिए? बीजेपी के लिए नहीं, आरजेडी के लिए, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि वो किसके लिए तुरुप का पत्ता साबित हुए और क्या उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप उन सीटों के बारे में जरा बता दें। छपरा लालू प्रसाद यादव की कर्म भूमि, खेसारी लाल को खड़ा किया गया। खेसारी लाल हार रहे हैं और हार जाएंगे, ये निश्चित है। राघवपुर पारिवारिक सीट माना जाता है आरजेडी का, वहाँ से तेजस्वी जितना पीछे चल रहे, मुझे लगता है कि वो हार ही जाएंगे। तेज प्रताप यादव तो बहुत ही पीछे चल रहे और मुझे लगता है कि यह कहना गलत नहीं हो सकता है कि रिजल्ट आते आते उनकी जमानत भी जब्त हो जाए। तो ये हाल है उस मुख्य पार्टी का जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी पर मानी जाती थी। आज उसकी स्थिति ये है कि वो पार्टी अपने दम पर 30 से 40 सीट नहीं ले आ पा रही। चौथा, आप ये सोचिए, यह भी तय हो गया कि अगर जेडीयू का साथ महागठबंधन को नहीं मिलता पहले, तो वाकई ये पार्टी जो है वो विलय कर खत्म हो गई थी। और ये आज के रिजल्ट के बाद से तय हो गया कि आरजेडी जो है वो बेसलेस हो गई है पार्टी, उसके पास जनाधार नहीं है। कांग्रेस तो वैसे भी बेसलेस है। सीताराम केसरी के बाद से कांग्रेस जो है वो लालू के इशारे पे चलती है बिहार में, और लालू ही उसके सिरमौर है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अगर मुझे लगता है एक भी खाता भी नहीं खोल पाएगी और कई जगह उसके कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं एक नए खिलाड़ी की जिसने बाहर में एंट्री की थी, वो है पीके, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बड़े दमखम के साथ आया, बोला 3 साल में इतने जिलों में गया, पद यात्रा की मैं लोगों से मिला हूँ, लोगों ने मुझे सिक्के में तौला, तराजू में लोगों का अपार प्यार मिल रहा है। शायद प्रशांत किशोर बिहार को समझ नहीं पाए, बिहार का होकर भी वो बिहार को समझ नहीं पाए। और सुब्रमण्यम स्वामी से राय लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप 1990 में, जब 90 के दशक में आप जब बिहार में गए थे और पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने का आपने संकल्प लिया था, वो संकल्प क्यों नहीं पूरा हुआ और आपको क्यों वहाँ से भागना पड़ा? आपने तो मकान भी खरीद लिया था। तो जब प्रशांत किशोर सुब्रमण्यम स्वामी से मिलेंगे तो मुझे लगता है कि उनको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि उनको आगे चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, या पुनः मुस्कब हवा हो जाना चाहिए। जो काम वो पहले करते थे उसी काम को करना चाहिए, जिसमें उनको अपार सफलता मिली थी, जिनको लेकर लोग जिस काम को लेकर देश और विदेश के लोगों ने उनको जाना। मुझे लगता है कि उसी काम को उनको करना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरह प्रशांत किशोर भी अपने काम में सफल होंगे और एक नए कीर्तिमान वो स्थापित करेंगे। और फिर जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी को के बारे में कहा जाता है, प्रशांत किशोर के बारे में भी वैसा ही कहा जाएगा। तो आप ये बिहार चुनाव पर मेरा विश्लेषण देख रहे थे। आप सुदर्शन न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ को अपडेट का ले सकते हैं। साथ ही आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है, हमारा प्लेटफॉर्म कैसा लगता है, हम जो खबरें आपके सामने लेके आते हैं बिहार की, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। आप अपना राय भी हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।